हेलो फ्रेंड, एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल CGPSC हब पॉइंट पर आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। ठीक है, तो आप जो है मेरे यूट्यूब चैनल को यदि नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान प्रश्न ऑब्जेक्टिव वे में देखेंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव वे में देखेंगे, डिटेल से देखेंगे, डिटेल से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यदि मेरे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, पहला प्रश्न की बात करें तो पहला प्रश्न में दिया है आपका, ठाकुर जगमोहन सिंह ने अपनी कृत श्याम सौपन्य की रचना कब की। ठीक है, तो जगमोहन सिंह की रचना है आपका श्याम सौपन। इसकी जो रचना है कब की गई है ये पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है आपका 1853, बी में दिया है आपका 1857, सी में दिया है 1885 और डी में दिया है आपका 1905। ठीक है, यदि इसका आंसर आप लोगों को मालूम हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जो है अपना आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1885। 1885 में जो है ठाकुर जगमोहन सिंह ने जो है श्याम सौपन्य की रचना की थी। ठीक है, प्रश्न नंबर दूसरा की बात करें तो भद्रानाथ का आयोजन, जो भद्रानाथ का आयोजन किस क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है, जो ऑप्शन दिया है उनमें से किस क्षेत्र में जो है भद्रानाथ का आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो भद्रानाथ का आयोजन जो है आपका बस्तर में जो है भद्रानाथ का आयोजन किया जाता है। ठीक है, भद्रानाथ को ही क्या कहा जाता है, उड़िया नाट कहा जाता है, क्योंकि ये भद्रानाथ जो है उड़ीसा से छत्तीसगढ़ में आया है। ठीक है, बस्तर में आया है, भद्रानाथ उड़ीसा से आया है, इसीलिए इसे उड़िया नाट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर तीसरा की बात करें तो सैला नृत्य की शुरुआत कब से होती है। सैला नृत्य की जो शुरुआत है वो कब से होती है। तो ऑप्शन ए दिया है आपका विजयदशमी से, ऑप्शन बी दिया है आपका नवरात्रि से, ऑप्शन सी दिया है आपका बसंत पंचमी से और ऑप्शन डी दिया है आपका शरद पूर्णिमा से। ठीक है, तो सैला नृत्य जो है आपका सरगुजा अंचल में किया जाता है। ठीक है, सरगुजा संभाग वाले हिस्सा में किया जाता है। ठीक है, तो सैला नृत्य की जो शुरुआत है वो शरद पूर्णिमा से शुरुआत होती है। ठीक है, शरद पूर्णिमा से इसकी शुरुआत की जाती है सैला नृत्य की। ठीक है, तो सैला नृत्य की बात करें तो सैला नृत्य जो है हाथ में डंडा लेकर रखकर नाचने के कारण जो इसका नाम जो है सैला पड़ा, सैला नृत्य पड़ा। और सैला नृत्य में जो है स्त्री और पुरुष का बराबर का हिस्सा होता है। ठीक है, और सैला नृत्य जो है गोंड गोंड जनजाति, बैगा जनजाति और प्रधान जनजाति के द्वारा जो है सैला नृत्य किया जाता है। ठीक है, तो सैला नृत्य की जो शुरुआत है वो शरद पूर्णिमा से की जाती है। इसका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर चौथा की बात करें तो गेड़ी नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है। गेड़ी नृत्य जो है किस जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन ए दिया है आपका माड़िया जनजाति, ऑप्शन बी दिया है मुरिया जनजाति, ऑप्शन सी दिया है गोंड जनजाति और ऑप्शन डी दिया है आपका उरांव जनजाति। ठीक है, तो गेड़ी नृत्य की किस जनजाति के द्वारा किया जाता है ये प्रश्न पूछा है आपका, प्रश्न नंबर चौथा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर मुरिया जनजाति। मुरिया जनजाति के द्वारा जो है गेड़ी नृत्य किया जाता है। ठीक है, और बांस से बनी गेड़ी पर चढ़कर जो है नृत्य किया जाता है, तीव्र गति से जो है नृत्य किया जाता है। इसमें केवल जो है गेड़ी नृत्य में केवल और केवल जो है पुरुष ही भाग लेते हैं। ठीक है, दो टिमरी बजाते हैं और उसको जो है घेर कर जो है 8 से 10 या उससे अधिक युवक जो है तीव्र गति से गेड़ी नृत्य करते हैं। ठीक है, और विशेष याद रखिएगा कि गेड़ी नृत्य में जो है गीत का गायन नहीं किया जाता है, गीत का जो गायन है वो गेड़ी नृत्य में नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है गेड़ी नृत्य की बात करें तो मुरिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर पाँचवा की बात करें तो मुरिया जनजाति में प्रचलित घोटुल के पुरुष मुखिया को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में दिया है आपका चेलिक, ऑप्शन बी में दिया है आपका सिरेदार, ऑप्शन सी में दिया है आपका घाघर, ऑप्शन डी में दिया है इनमें से सभी। ठीक है, तो प्रश्न नंबर पाँचवा का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सिरेदार। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिरेदार। जो मुरिया जनजाति में जो घोटुल युवा गृह है उसका जो पुरुष मुखिया को क्या कहा जाता है, सिरेदार कहा जाता है। वही आपका बात करें पुरुष सदस्य की तो पुरुष सदस्यों को जो है चेलिक कहा जाता है और महिला सदस्यों को क्या कहा जाता है, मोटियारिन कहा जाता है, जबकि महिला मुखिया को जो है बेलोसा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बेलोसा कहा जाता है महिला मुखिया को। तो
पांचवा का आंसर जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा सिरेदार। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। अगला देखें, प्रश्न नंबर छठवा की बात करें तो प्रश्न नंबर छठवा देखें तो निम्नलिखित में से किस जनजाति के लोग जो है रोग का इलाज लोहे से दाग कर करते हैं। ठीक है, तो प्रश्न नंबर छठवा कहता है कि कौन सी जनजाति है जो किसी प्रकार का रोग हो जाता है ना, तो लोहे से दाग कर करते हैं। ऑप्शन ए में दिया है आपका कमार, ऑप्शन नंबर बी में दिया है भुंजिया, ऑप्शन नंबर सी में दिया है भैना और ऑप्शन नंबर डी में दिया है पहाड़ी कोरवा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका भुंजिया जनजाति। भुंजिया जनजाति के लोग जो है किसी प्रकार का रोग किसी को हो जाता है तो लोहे से दाग कर जो है भुंजिया जनजाति के लोग इसका इलाज करते हैं लोहे से दाग कर। ठीक है, और विशेष याद रखिएगा भुंजिया जनजाति के बारे में, तो भुंजिया जनजाति के बारे में जो है इसके जो रसोई घर होती हैं है ना, भुंजिया जनजाति के लोगों का जो घर में रसोई घर होता है उसको लाल बंगला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्लियर है। प्रश्न नंबर सातवां की बात करें तो हल्बा जनजाति के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है। ठीक है, तो हल्बा जनजाति के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है, ये प्रश्न कहता है आपका प्रश्न नंबर सातवां। ऑप्शन ए में दिया है पशुपालन, ऑप्शन बी में दिया है कृषि, ऑप्शन सी में दिया है सेवक और ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो प्रश्न नंबर सातवां का आंसर हो जाएगा कृषि। हल वाहक होने के कारण इसका जो नाम है हल्बा जनजाति का, हल्बा इसका जो नाम है हल वाहक होने के कारण इसका नाम जो है हल्बा पड़ा। ठीक है, और ये जो है आपका बालोद, कांकेर, कोंडागांव जिले में यहाँ निवास करते हैं। और विशेष याद रखिएगा कि हल्बा जनजाति के लोग जो है मांस मदिरा त्याग कर जो है कबीर पंथ को अपनाए हुए हैं। ठीक, अगला देखें, अगला प्रश्न की बात करें प्रश्न नंबर आठवां की, तो प्रश्न नंबर आठवां जो कहता है छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद, यहाँ पर सकल राज्य था है ना, सकल राज्य होना चाहिए, सकल राज्य घरेलू उत्पाद में उद्योग स्थायी मूल्य 2020-21 के आधार पर निम्नलिखित में से कितना योगदान था, कितना प्रतिशत का योगदान था, ये प्रश्न पूछा है आपका प्रश्न नंबर आठवां में। ठीक है, तो ऑप्शन ए में दिया है आपका 17.64%, ऑप्शन बी में दिया है 46.43%, ऑप्शन सी में दिया है आपका 35.94% और ऑप्शन डी में दिया है आपका 18.45%। ठीक है, तो उद्योग क्षेत्र का योगदान जो है स्थायी मूल्यों पर पूछा है, 2020-21 में पूछा है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 46.43% जो है उद्योग क्षेत्र का योगदान है। ठीक है, यदि कृषि की बात करें तो कृषि का योगदान कितना था, तो 17.64% जो है कृषि क्षेत्र का योगदान था स्थायी मूल्यों के आधार पर 2020-21 में। वही उद्योग क्षेत्र की बात करें तो 46.43% और वही सेवा क्षेत्र की बात करें तो 35.94% योगदान रहा है स्थायी मूल्यों के आधार पर सेवा क्षेत्र का। ठीक है, तो इसमें जो है आपका पूछा गया है उद्योग क्षेत्र का स्थायी मूल्यों के आधार पर योगदान पूछा है, तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, प्रश्न नंबर 9 की बात करें निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि स्थायी मूल्यों पर रहा था। ठीक है, तो किस वर्ष है जिसमें जो है कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि रहा था आपका स्थायी मूल्यों के आधार पर। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन ए में दिया है आपका 2015-16-17, ऑप्शन सी में दिया है आपका 2017-18 और ऑप्शन डी में दिया है आपका 2018-19। ठीक है, कृषि क्षेत्र में पूछा है, सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि पूछा है, किस वर्ष था पूछा है और स्थायी मूल्य के आधार पर पूछा है। ठीक है, एक होता है स्थायी मूल्य, एक होता है प्रचित मूल्य। ठीक है, मैं पहले ही समझा चुका हूँ चीज़ को। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा 2016-17। 2016-17 में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि देखा गया था आपका स्थायी मूल्य के आधार पर। वही ऋणात्मक की बात करें तो ऋणात्मक देखा गया था 2 वर्षों में, एक है आपका 2015-16 में और एक है आपका 2017-18 में। ठीक है, इसमें जो है कृषि क्षेत्र में ऋणात्मक वृद्धि देखा गया था। ठीक है, तो बात करें 2015-16 में कितना ऋणात्मक देखा गया था, तो -0.95%, 0.95% देखा गया था 2015-16 में। वही 2017-18 में कृषि क्षेत्र में ऋणात्मक देखा गया था -10.90% जो है ऋणात्मक देखा गया था। ठीक है, तो यहाँ पूछा है आपका सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि वो भी कृषि क्षेत्र में, तो इसका जो आंसर होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 2016-17 में। ठीक है,
अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 10वां की बात करें तो इस राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत नवंबर 2020 तक का है ना, नवंबर 2020 तक जो है ग्रामीण क्षेत्र में उचित मूल्य की दुकान निम्नलिखित में से कितनी है पूछा है। ठीक है, कहाँ पूछा है? छत्तीसगढ़ में पूछा है। किस क्षेत्र में पूछा है? ग्रामीण क्षेत्र में पूछा है। ठीक है, एक होता है ग्रामीण क्षेत्र, एक होता है आपका शहरी क्षेत्र। ठीक है, दोनों बताऊंगा अभी। तो यहाँ पास ग्रामीण क्षेत्र पूछा है, तो ग्रामीण क्षेत्र में आपका कितना है ये पूछा गया है उचित मूल्य की दुकान। तो ऑप्शन ए में दिया है आपका 12,451, ऑप्शन बी में दिया है आपका 1,256, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 11,149 और ऑप्शन नंबर डी में दिया है 1,302। ठीक है, यदि आपको आंसर पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11,149 जो है उचित मूल्य की दुकानें हैं आपका ग्रामीण क्षेत्र में। ठीक है, यदि वही पूछ देता है यदि शहरी क्षेत्र में, तो शहरी क्षेत्र की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हो जाता आपका 1,302। ठीक है, यदि हम ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र दोनों को मिला दे तो कुल जो है छत्तीसगढ़ में संचालित है आपका 12,451 जो है उचित मूल्य की दुकानें संचालित है। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न नंबर 10वां में जो है ग्रामीण क्षेत्र में पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 11,149। ठीक है, क्लियर है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा जो नए देख रहे हैं। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।